तर जसं बाबासाहेब म्हणायचे की एखाद्या समाजाची प्रगती आपल्याला बघायची असली तर त्यांच्या महिलांची प्रगती किती आहे ह्याच्यावरनं आपण त्या समाजाच्या प्रगतीचं आकलन करू शकतो. मग ते भारतातली कुठलीही महिला असो, कुठल्याही समाजाची असो, कुठल्याही जातीची असो. मला वाटतं ते आद्य टीचक शिक्षक तर आहेतच, पण खरेच मायबाप जे आहेत ते आपले महिलांचे सगळ्यात पहिले कोणी असेल तर सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले. आप बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, तो यहाँ बुद्धिज़्म, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. एंड आंध्रा तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग गया. मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहती हूँ. दैट वाज इन 2003, मुझे याद है. मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि आई वांट टू फॉलो बुद्धिज़्म, बिकॉज समहाउ समवेयर मुझे लगा था कि बुद्धिज़्म इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब माता पिता से नहीं आता है. हमें अपना रास्ता चुनना पड़ता है, हमें ॲक्च्युअल पाथ क्या है जानना पड़ता है. की बाबासाहेबांनी दीक्षा घेणं ही माझ्या दृष्टीने राजकीयपेक्षा सुद्धा सगळ्यात खूप महत्त्वाचं त्यांचं राजकीय विधान होतं, ज्यांनी या महाराष्ट्राला आणि देशाला एक संपूर्ण वेगळी दिशा दिली. तथागतांनी जो मार्ग दाखवला, तथागतांनी जो इतिहास घडवला आणि तो पुढे जाऊन डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये महिलांना काहीही करण्याची ताकद आणि शक्यता महिलांमध्ये आहे की ज्या ज्या व्यवसायामध्ये जातात त्या त्या व्यवसायामध्ये ते अत्यंत वरचं टोक गाठू शकतात. पण ही शक्यता निर्माण झाली ती भारताच्या संविधानामुळे झाली. बुद्ध की प्रज्ञा में हम जागे, करुणा की धारा में बहे, धम्म पथ पर संग बढ़े हम, नव दिशा स्वयं ही गढ़े. वन की गंभीर ध्यान भूमि से नगरों के संघर्ष मार्ग तक हमने अपना स्वर उठाया, अन्याय के हर प्रहार तक. न हम इतिहास की परछाई, न किसी कथा की छाया, समता की प्रतिज्ञा लेकर संग चले हरदम. बुद्ध का धम्म साथ लिए आगे बढ़े कदम. महाप्रजापति की विरासत मांग की और बुद्ध ने स्त्री की आध्यात्मिक समानता को स्वीकार किया. इसलिए गौतमी अपनी पाली गाथा में कहती है, अहम सव्व भयिता विमुक्ता सव्व बंधना, अर्थात मैं समस्त भयों से पार पा चुकी हूं और सभी बंधनों से मुक्त हूं. यही तो मैं हूं, मैं स्त्री हूं. क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले. इस युग की कल्पना कीजिए, उस युग की कल्पना कीजिए जब स्त्रियों के लिए अक्षर काला अक्षर भैंस बराबर था. तब इन दो महामानवों ने समाज के पत्थरों को झेल कर हमारे लिए कलम का रास्ता खोला. इसलिए महात्मा फुले कहते हैं, स्त्रियों के बिना घर घर नहीं है और शिक्षित स्त्री के बिना समाज समाज नहीं है. विश्वरत्न डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, नमन उस साहब को जिन्होंने हमें हिंदू कोड बिल के माध्यम से कानूनी पहचान दी, जिन्होंने हमें सिर्फ रानियों की तरह नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिकों की तरह जीना सिखाया. इसलिए बाबा साहब कहते हैं, मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूं. शब्द सुमनों से स्वागत करती हूं माता रमाई का भी. उस मौन तपस्या को नमन करती हूं जिनके त्याग के बिना बाबा साहब भीमराव से डॉक्टर B.R. आम्बेडकर नहीं बन पाते. माता रेमायणी जिन्होंने अपने बच्चों को खोया ताकि हम लाखों बच्चे आज स्वाभिमान से सिर उठाकर जी सके.
इस परिषद की नींव कैसे रखी गई, कौन से प्रश्नों को लेकर इस परिषद की निर्मित हुई, यह परिषद आपको क्या देने वाली है, इसी विषय को लेकर मैं अपनी भूमिका विशेष करती हूँ। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, क्या भगवान बुद्ध वास्तव में नारीवादी थे? शायद यह प्रश्न साधारण रूप में उपस्थित हो रहा होगा, पर इस प्रश्न ने मेरे भीतर गहरे संदेह, तीव्र उलझने और असहनीय दुविधाओं को प्रकटित किया। बचपन से आम्बेडकरी बौद्ध विचारधारा से परिचित होने से मैं बौद्ध की विशेषणाओं से परिचित थी। सम्यक संबुद्ध यानी पूर्णतः जागृत, महाकारुणी यानी असीम करुणा से परिपूर्ण, सत्यदेव मनुष्यान यानी देवताओं और मनुष्य के परम गुरु, और धम्मराज यानी धम्म के अजय सम्राट। इन उपाधियों ने उन्हें समानता के परम प्रवक्ता के रूप में स्थापित किया। ऐसी समानता जो नारीवाद का मूल है, यानी हर जेंडर के लिए समान व्यवहार। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में बौद्ध अर्थशास्त्र में अपना संशोधन करना प्रारंभ किया, तब मैंने बौद्ध साहित्य को संशोधनात्मक रूप से पढ़ने लगी। तब तक कुछ बातें मेरे सामने आई, वो मेरे लिए नकारात्मक एवं अनैतिक थी। थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका के थेरावादा भिक्खुनियों के इंटरव्यू के दौरान हुए वार्तालाप से कुछ कठोर वास्तविकता उजागर हुई। उदाहरण के तौर पर देखा गया गुरु धम्म यानी 8 कठोर नियम जिन्हें तथागत बुद्ध ने भिक्खुनियों के लिए लागू किया। एक उसमें नियम है कि भिक्खुनी कितनी ही वरिष्ठ या आध्यात्मिक रूप से उन्नत क्यों ना हो, उनको एक भिक्षु के आगे नतमस्तक होना होगा, भले ही वह भिक्खु अभी दीक्षित हुआ हो। यह एक सूक्ष्म पक्षपात नहीं तो एक स्पष्ट स्त्री विरोध और अधिक जानने की लालसा में मैंने विनय पिटक और अंगुत्तर निकाय का कुछ अध्ययन किया, तो वहां स्त्री विरोधी टीकाएं रोंगटे खड़े करने वाली थी। उदाहरण के लिए द्वितीय कनहस्सप सूत्र में औरतों महिलाओं की तुलना काली सांप के 5 खतरों से की गई है। क्रोध द्वेष रखने वाली, अत्यंत विषैली, दोहरी वाणी वाली और मित्रों से विश्वासघात करने वाली। इस प्रकार एक स्त्री का विवरण किया है। महिलाओं को द्वेष अल्पबुद्धि बताया है, तो ये सिर्फ केवल हिमखंड के शिखर है। ऐसे अनेक अंश हैं जो किसी भी नारीवादी व्यक्ति को विचलित करते हैं। इन्हीं खोजों ने मेरे भीतर कई सवाल खड़े किए। क्या बुद्ध भी अन्य पितृसत्ता धर्म की तरह है? क्या सम्यक संबुद्ध ऐसे विचार रख सकते हैं? और फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये रिलीजन या ये धम्म क्यों चुना? यही सवालों के जवाब खोजते हुए मैंने बौद्ध नारीवादी विद्वान जैसे डॉक्टर रीता ग्रॉस, डॉक्टर I.B. हॉर्नर, डॉक्टर स्टेफनी ब्लैकविल और डॉक्टर एलिजाबेथ हैरिस, जो मेरे रिसर्च के एडवाइजर हैं और आज के परिषद की वक्ता भी हैं, इनके बाद डॉक्टर कर्णाशैली तोसोमा, मिरिंडा शॉ और कई अन्य कार्यों का अध्ययन किया। उनकी विशेषणात्मक दृष्टि यह संकेत दिया कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पुरुष भिक्खु ने पितृसत्ता को संस्थागत रूप दिया और बौद्ध परंपरा में स्त्री विरोधी संरचनाएं रची और वो संरचनाएं गड़े जमाने लगी। इसी दौरान भिक्खुनी सुनीति के साथ मेरे साक्षात्कार से उन्हें कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भिक्खुनी संघ का क्या हुआ? भिक्खुनी संघ का इतिहास कैसे गायब हुआ? सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा को किसने दीक्षा दी? और चीन तथा अन्य देशों में भिक्खुनी परंपरा कैसे उभरी? इस प्रश्न को लेकर मैं भी जरा बेचैन थी। उसी दौरान सम्माननीय मिस्टर मंगेश दहीवाले जी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा, नागपुर में एक महिलाओं की परिषद आयोजित करें। इसी वक्त मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसी महिलाओं की परिषद आयोजित करें जहां पे ये सारे प्रश्नों पर विचार हो, ये सारे प्रश्नों का हमें उत्तर मिले, और उसी उत्तर खोजते वक्त हमें जो पैनल्स के थीम है और स्पीकर्स के टॉपिक है वो सब उसी प्रश्नों के उत्तर हमको यहाँ मिलेंगे, हमको यहाँ दिए जाएंगे। इसी के लिए उन्होंने मुझे डॉक्टर दीप्ति और डॉक्टर जागृति इनसे परिचित करवाया, जिनकी प्रतिबद्धता इस आयोजन की रीढ़ है।
मेरे जीवन मार्गदर्शक प्राध्यापिका माधुरी गायधनी, इन्हें मैं ये परिषद समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मेरे अंदर सामाजिक चेतना को उभार दिया। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यह परिषद दलित नारीवादी आंदोलन, वैश्विक बुद्ध पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह परिषद उन सब बौद्ध आम्बेडकरी संगठनों को प्रतिक्रांति के रूप में आह्वान है, जहां आज भी संगठना और सम्मेलनों में पदाधिकारी के रूप में पुरुषों को ही उच्च स्थान दिया गया है और स्त्रियों का सिर्फ वंदना के लिए प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इस परिषद के विशेषांक का नाम साक्ष्यदिता है। यह परिषद विशेष महिलाओं के कार्य को साक्ष्यदिता के नाम से सम्मानित करने जा रही है। साक्ष्यदिता का अर्थ है बुद्ध की पुत्रियां, डॉटर्स ऑफ बुद्धा। हमारे भीतर हम सब डॉटर्स ऑफ बुद्धा हैं, क्योंकि हमारे भीतर मैत्रेयी है, करुणा है, धैर्य है, और इससे ही यह कॉन्फ्रेंस हम सफल करने जा रहे हैं। इस परिषद की विशेषता यह है कि इस परिषद के आयोजक महिलाएं हैं, परिषद के पूरे पैनलिस्ट महिलाएं हैं, चेयरपर्सन्स महिलाएं हैं, सुपरवाइजर्स महिलाएं हैं, वॉलंटियर्स भी महिलाएं हैं, और आपको फोटोग्राफर्स भी दिखेंगे, वो भी महिलाएं हैं। तो क्या आपको नहीं लगता तथागत बुद्ध के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने महिलाओं के प्रति जो विश्वास जताया है, उसी विश्वास का प्रतीकात्मक रूप यह परिषद है? मैं सबसे पहले पैनलिस्ट को आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आज हमें अपने सालों के संशोधन किए हुए विचारों से परिचित कराएंगे। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जो आज संडे होने के बावजूद आराम और सुखद रविवार का आनंद लेने के बजाय ज्ञान व जागरूकता को आपने चुना है। हम इस परिषद को महाप्रजापति गौतमी को समर्पित करते हैं, जिन्होंने पहली नारीवादी क्रांति की शुरुआत की, पहली महिला शिक्षिका बनकर असंख्य महिलाओं को अरहंत की ओर मार्गदर्शित किया। हम यशोधरा, बद्दकाचा, धम्मदीना, पटाचारा, सोमा, किसा गौतमी, वीरा, शीला, विशाखा, सुजाता, खेमा, ऐसे कई भिक्खुनियों को इस परिषद को समर्पित करते हैं, जिनकी वाणी इतिहास में महिलाओं के साहित्य का पहला महान संकलन बनी। फर्स्ट फीमेल लिटरेचर जो थेरियो ने लिखा है बुद्ध सोसाइटी में। हम इस परिषद को सावित्रीबाई फुले और रमाई को समर्पित करते हैं, जिनकी त्याग और सेवा से आज हम यहाँ खड़े हो पाए। हम एक प्रखर अर्धांजलि एम्प्रेस डोवागर लिंक को करते हैं, जिन्होंने चीन पर शासन किया और महिलाओं की मुक्ति के लिए बुद्ध धम्मों को एक शस्त्र की तरह प्रयोग किया। फिर भी पुरुषों ने उनको देशद्रोही और उनके पति और बेटे की हत्या का इल्जाम लगाकर उनकी हत्या कर दी गई। शार्लेट पार्किंस गोल्डमैन जी को, जिन्होंने प्रसिद्ध रचना द येलो वॉलपेपर के कारण उनको मानसिक चिकित्सालय में बंद कर दिया गया। ओलंपी द ग्रॉस फ्रांस की क्रांति के समय, जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ विमेन्स राइट लिखी, लेकिन उनको उसी के कारण गुलिटीन पर चढ़ाया गया। एना गोल्डी, जिन्होंने पितृसत्ता को चुनौती देने के कारण उनको चुड़ैल कहकर मार दिया गया। रजिया सुल्तान, भारत की पहली सुल्तान, जिन्हें विश्वासघाती कहकर मार दिया गया। सावित्रीबाई फुले, रखमाबाई राउत, ताराबाई शिंदे, ऐसी कितनी भारतीय नारी जो जाति और पितृसत्ता के विरुद्ध और शिक्षा के लिए संघर्ष करते हुए उनको सामाजिक बहिष्कार को झेलना पड़ा। आज के समय में गुलाल इस्माइल नसरिन, सोतु देन, लोलेज अल हतौल, ऐसी साहसी योद्धाएं महिला जो आज महिलाओं के अधिकार के लिए आज भी कारावास झेल रही है। हम सब जो यहाँ बैठे हैं इसी अटूट नारीवादी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। यह परिषद इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों ने ही महिलाओं के जीवन की कहानी लिखी है। उन्होंने हमारे संघर्ष को त्याग और सहनशीलता का नाम दिया है, हमारे प्रश्नों को अनावश्यक शक्ति का प्रदर्शन बताया, लेकिन हम महिलाएं अब स्वयं कलम उठाएंगे, दुनिया को अपनी सच्ची और अनकही कहानियां बताएंगे। यह धम्म ज्ञानपीठ सभी महिलाओं के लिए वास्तविक इतिहास और अपने वर्तमान स्थिति को बताने के लिए एक स्वतंत्र जरिया है। आइए हम केवल एक सम्मेलन आयोजित ना करें या एक परिषद आयोजित ना करें, बल्कि एक नया मोड़ चिन्हित करें। विमोचन हो रहा है।
विशेष स्मरणिका सुवेनियर का। स्मरणिका का नाम साक्यदिथा, बुद्ध की बेटियां, daughters of Buddha. Let's put your hands together for this historic event of getting book Sakyaditha. तर ॲक्च्युली इट इज अ ग्रेट ऑनर स्टँडिंग बिफोर यू टुडे अँड टॉकिंग. इट इज लाईक ऑल माय फॅमिली मेंबर्स, माय ग्रेट फ्रेंड Smriti being here and she introducing me. She was the most brilliant student. I was an average student in college, let me tell you. So she introducing me, it's an honor for me. Women conference, I think, is something of a huge rarity. म्हणजे बाबासाहेबांनी महिला संमेलन घेतलं होतं आणि मला वाटतं त्याच्यानंतर कदाचित पहिल्यांदा महिला संमेलन हे झालं असेल. तर जसं बाबासाहेब म्हणायचे की एखाद्या समाजाची प्रगती आपल्याला बघायची असली तर त्यांच्या महिलांची प्रगती किती आहे ह्याच्यावरनं आपण त्या समाजाच्या प्रगतीचं आकलन करू शकतो. आणि मला वाटतं ते जे बीज बाबासाहेबांनी लावलं होतं, ते जे संविधान आपल्याला दिलं होतं, त्याचं आज हे फलस्वरूप आपण बघतो आहे की एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला सक्षम झाल्या आहेत आणि त्या स्वतःची आज मला वाटतं इथे कॉन्फरन्स घेते आहेत. तर जसं एखादी डेझर्टमध्ये लोटस उगवणं कठीण आहे, इट इज दॅट डिफिकल्ट टू हॅव अ विमेन कॉन्फरन्स, स्पेशली टेकिंग इन टू अकाउंट द फॅक्ट दॅट आपण सुरुवात कुठनं केली होती. ओके, सो सावित्रीबाई फुलेंचं नाव अक्षरशः म्हणजे आहेच. सावित्रीबाई फुलेंचं काम आपण समजा पाहिलं तर इतकं उत्कृष्ट काम आहे. म्हणजे त्या मातेनी मला वाटतं ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले हे सगळ्या महिलांचे, मग ते भारतातली कुठलीही महिला असो, कुठल्याही समाजाची असो, कुठल्याही जातीची असो, मला वाटतं ते आद्य टीचक शिक्षक तर आहेतच, पण खरेच मायबाप जे आहेत ते आपले महिलांचे सगळ्यात पहिले कोणी असेल तर सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले. दुसरं आयुष्य त्यांनी शिक्षणासाठी वेचलंच. म्हणजे मला असं आठवतं की जे आपण तेव्हा वाचतो, म्हणजे इमॅजिन करणं सुद्धा कठीण आहे की रस्त्यानी सावित्रीबाई फुले चालायच्या आणि त्यांच्या अंगावर शिवीगाळ व्हायची, अंगावर शेण फेकल्या जायचं, घाण फेकल्या जायची आणि ते एक्स्ट्रा एक लुगडं स्वतः घेऊन जायच्या. कधीही कोणाला रागवलं नाही, कुठली मारहाण केली नाही. तर असं काम कुठल्या तरी एखाद्या मुलीसाठी जी शिकेल, पुढे जाईल, समाज चांगला होईल, म्हणजे स्वतःच्या मुलांसाठी आई वडील सगळेच करतात, पण एखादी स्त्री जेव्हा समाजासाठी असं काम करते तर फार फार नवल आणि फार कौतुक वाटतं. मला वाटतं आज आपण ज्या सगळ्या इथे आहे ते सावित्रीच्या लेकी आहे आणि आपण इथे उभ्या आहे आणि पुढचं आपलं भविष्य जे उज्ज्वल आहे ते सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुलेंमुळेच आहे. दुसरं मला सांगायचं वाटतं की जेव्हा आपलं इंडिपेंडन्स आलं इन 1947, आपण समजा महिलांची परिस्थिती तेव्हा पाहिली. एज्युकेशन जरी का सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुलेंनी दिलं होतं, पण मॅक्सिमम महिलांना तेव्हा ॲट इंडिपेंडन्स आपल्याला हार्डली घराच्या बाहेर पाय ठेवण्याची मुभा होती. पण जसं जगभर इथे ऑलरेडी वाचण्यात आलं की इतकं ह्यूज विमेननी स्ट्रगल केला की मोर्चे काढले, जेलमध्ये गेल्या, प्रोटेस्ट केलं आणि मग त्यांना अधिकार मिळाले, राईट. बट अगेन्स्ट दॅट इफ यू सी इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह, महिलांना इथे स्ट्रगल नाही करावा लागला, इन द सेन्स की आपल्याला जेव्हा संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलं तर ऑन अ प्लॅटर ही गेव अस ऑल द राईट्स. तर बाबासाहेबांनी जेव्हा आपल्याला संविधान दिलं ऑन अ प्लॅटर, असं म्हणजे ताटावर सगळं असं आयतं आपल्या हातात आणून दिलं. आणि आय वॉन्ट टू लिस्ट द आर्टिकल्स, जे आर्टिकल्स जो डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर ने संविधान में अलग अलग आर्टिकल्स महिलाओं के लिए दिए. तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, which we did not have till that time. Article 15(1) prohibition of discrimination. Article 15(3) special provisions for women, specially special provisions for women and children. Article 16 equality of opportunity, right to life, prohibition of human trafficking, livelihood, म्हणजे you name it, equal pay for equal work, maternity relief and reservation in local bodies, especially panchayats and municipalities. तर आज जे आपण सगळे मेयर आणि नगर पालिकेमध्ये जे बघतो सगळ्या महिला ज्या आहेत त्या थँक्स टू ऑल दीज आर्टिकल्स. तर संविधान मला वाटतं महिलांच्या प्रोग्रेसमध्ये एक फार मोठं पाऊल होतं आणि आज जे आपण इथे आहे ते संविधानाची सुद्धा फार फार मोठी कृपा
आपल्यावर आहे. मला ते 15 मिनिटांचं टेन्शन आहे बरं का. सो इट्स लाईक आय एम नॉट एबल टू सो पण आज तरीही खूप सारे प्रॉब्लम्स आहेत. वी नो कि महिलाएं अभी भी उच्च पद पर नहीं गई हैं जितना चाहिए उतना. घरगुती हिंसा उनके साथ होती है. कार्य जो उनका कार्यालय है वहाँ लैंगिक उनसे लैंगिक छळ होतो, ऑनलाईन छळ होतो, मानव तस्करी त्यांची होते, घरकामाची जबरदस्ती केल्या जाते, बालसंगोपनाची जबाबदारी त्यांच्यावर टाकल्या जाते, मुलांपेक्षा मुलींना कमी महत्त्व असतं आणि महिलांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणे, सौंदर्याबद्दल सामाजिक जे मापदंड आहेत ते पूर्ण करणे आणि सोशल मीडियामुळे त्यांची जी तुलना होते. तर मला वाटतं हे एरियाज वी शुड डेफिनेटली लुक इन टू. आणि आजच्या ज्या महिला आहेत, जरी काही प्रॉब्लेम्स असले तो आय सी इट ॲज अन ऑपॉर्च्युनिटीज की प्रत्येक महिलांनी कुठला ना कुठलं एक क्षेत्र निवडावं. कोई एक क्षेत्र उसका चुनाव करे और उस पे आप काम करें, ऐसा मैं आज सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. तो जैसे एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि अगर आपको खुद का नाम 1 साल तक रखना है, कहते हैं ना कि मेरा नाम बाद में रहे, मैं जाने के बाद रहे एंड ऑल दैट. तो अगर आपको अपना नाम 1 साल तक रखना है तो चाइनीज प्रॉवर्ब ये कहता है यू शुड प्लांट राईस, है ना. म्हणजे तुम्ही भात लावा, 1 वर्षातच तो येतो, राईट. तुमचं नाव समजा तुम्हाला 10 वर्ष ठेवायचं असेल तर झाड लावा, ट्री, प्लांट अ ट्री, ओके. पण तुम्हाला समजा तुमचं नाव 100 वर्षापर्यंत हवं असेल तर तुम्ही लोकांना प्लांट करा, लोकांना मदत करा, मुलांना मोठं करा, समाजामध्ये इन्व्हॉल्व्ह व्हा. तर आपलं डिसिजन आहे की आपण काय करायचं आहे. तर मला वाटतं इथे महिला एवढ्या सक्षम आहेत, स्पेशली डॉक्टर महिला ज्या आहेत त्यांनी नक्की 4-4, 5-5 मुलं समजा अडॉप्ट केले शिक्षणासाठी, म्हणजे त्यांच्या फीज भरल्या, त्यांना युनिफॉर्म घेऊन दिले, त्यांना कुठली तरी मदत केली, एज्युकेशन केलं. तर आज आपल्या एवढ्या मोठ्या महिला ज्या आहेत त्या फार सामाजिक क्रांती घडवून आणू शकतात असा माझा फार विश्वास आहे. दुसरं मला असं वाटतं की जे आपण फार लॅक करतो ते म्हणजे की कल्टिवेशन ऑफ माइंड. बाबासाहेबांनी म्हटलेलं की कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टिमेट एम ऑफ आवर एक्झिस्टन्स, है ना. आणि मला असं वाटतं मी MBBS केल्यानंतर मला जे MBBSचे विषय आम्ही वाचायचो तो इट वॉज एक्स्ट्रीम ऑल सायन्स, राईट. MBBS इज ऑल सायन्स. पण लाईफशी सायंटिफिकली कसं डील करायचं, हाऊ टू डील सायंटिफिकली विथ द लाईफ, म्हणजे जे तुमचे रोजचे येणारे चॅलेंजेस आहेत, हाऊ टू फेस देम. डिस्पाइट बिंग एन MBBS स्टुडंट नोबडी टॉट मी, ओके. बट जेव्हा मी विपश्यना करायला लागले तेव्हा मला लक्षात आलं की अरे हे जे माझं माइंड आहे इट इज अ मंकी माइंड, मी इथे बसली आहे पण आत माझा विचार काय सुरू आहे, मुंबईत काहीतरी असेल, मुलाने अभ्यास केला असेल का नाही, काय झालं असेल, घरी बाई आली असेल की नाही, स्वयंपाक, सो दॅट काइंड ऑफ मंकी माइंड वी हॅव, ओके. आणि जेव्हा आपलं माइंड मंकी असतं तर ते आपल्याला कंट्रोल करतो आणि आपल्यालाही मंकी बनवतो, ओके. पण जेव्हा आपण माइंडवर कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करतो, विच वी डू वेन वी आर डुईंग विपश्यना. सो म्हणजे आपल्याला आपल्या माइंडवर जे आहे ते कंट्रोल केलंच पाहिजे. समजा आपण आपली प्रार्थना पाहिली, है ना, जी प्रार्थना आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला इतके सुंदर म्हणजे असं सांगतात ती गाथा आहे धम्मपदामध्ये कि एक बुढ़िया माई बुद्ध के पास आती है, कहती आप तो इतने बड़े बड़े सूत्र देते हो, आपको सारी चीजें धम्म समझाते हो, बट मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं कि ये सारी चीजें इतनी गहराइयों से समझूं. आप मुझे बिल्कुल सरल शब्दों में बताइए कि धम्म क्या है, उसे हम कैसे समझे, उसे हम कैसे इम्प्लिमेंट करें. तर सुंदर गाथेमध्ये, पाली गाथेमध्ये जी आपण नेहमी प्रार्थनेमध्ये म्हणतो ती बुद्धांनी सांगितली अगदी 3 छोट्या ह्याच्यामध्ये की सब्ब पापस्य अकरणम, है ना. पाप करू नका. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पाप काय, त्याच्यासाठी सांगायची गरज नाही आहे. हे भारतीय संस्कृतीमध्ये फार मोठ्याने इनग्रेंड आहे की पाप काय आहे. पंचशीलचं पालन न करणं पाप आहे, अष्टशीलाचं पालन न करणं हे पाप आहे. तर सब्ब पापस्य अकरणम असं त्या बुढिया माईला बुद्धांनी सांगितलं. कुशलस्य उपसंपदा, कुशल जे कर्म आहेत, जे चांगली कर्म आहेत, काय चांगली कर्म आहेत तर दानशील आणि भावना. काय हे दान, सतत दान करा, कायिक, वाचिक, मानसिक. असं नाही की तुम्ही पैसा दान केला म्हणजे दान केलं असं नाहीये. तुमच्या जो वेळ असेल तर कोणाला मदत करताना वेळ घालवा, कोणाला काय करता, म्हणजे तुम्हाला कायिकही करता येतं, पैशानेही करता येतं, वाचिकही करता येतं की कोणाशी चांगला शब्दच बोलला, कोणाला तरी चांगलं वाटूच दे,
है ना. कोणीतरी डिस्टर्ब आहे, आपण थोडंसं त्यांचं ऐकून घेतलं, त्यांना समजवलं नाही बाबा आजचा दिवस असा आहे, उद्या चांगला असेल, यु नो. सो ते वाचिक आहे. आणि मानसिक म्हणजे जे मेत्ता आपण देतो, ओके, की सगळ्यांचं भलं चहा, कोणाचं वाईट होऊ नये. कारण वाईट झालं माझं तर मला वाईट वाटतं, राईट, आणि माझ्यासारखाच समोरचा व्यक्ती आहे, ओके. तर त्याचं सुद्धा असं होऊ नये, ही जी तुमची एक मानसिक प्रवृत्ती असते, विचार करण्याची एक जी धारा आहे ती बुद्धांनी सांगितली. तर सब पाप करणं कुशलस्य उपसंपदा. आणि मला वाटतं आपली लोक खूप साऱ्या ह्या दोन्ही गोष्टी करतात, पाप अवॉइड करतात आणि कुशल कर्मही करतात. पण तिसरं जे आहे है ना, सचित्त परियोदपनंग. सचित्त परियोदपनंग म्हणजे काय? तुमचं माइंड साफ करा, तुमचं जे चित्त आहे ते तुम्ही साफ करा. आणि त्याच्यावरच मला वाटतं कुठेतरी आपण कमी पडतो, ओके. कारण ज्या गोष्टीमध्ये कचरा भरलाय ते कचराचंच आउटपुट देईल, पण जे आज साफ आहे ते ऑब्विसली बाहेर चांगलंच आउटपुट देईल. एक व्हॉट्सॲप मेसेज आहे, आय वुड डेफिनेटली लाईक टू रीड अँड देन जस्ट एंड माय दिस थिंग स्पीच. त्याच्यामध्ये व्हॉट इज युअर परमनंट रेसिडेन्स असं त्या व्हॉट्सॲप मेसेजमध्ये म्हणतात, की व्हॉट इज युअर परमनंट रेसिडेन्स, कुठे राहता तुम्ही, तुमचं परमनंट रेसिडेन्स काय आहे. कोणी म्हणेल शरीर आहे, कोणी म्हणेल फ्लॅट आहे, कोणी म्हणेल बंगला आहे, कोणी म्हणेल काय आहे. सो वी डोंट लिव्ह इन बंगलोज अँड डुप्लेक्सेस ऑफ फ्लॅट्स, ओके. वी डोंट लिव्ह इन बंगलोज, डुप्लेक्सेस ऑफ फ्लॅट्स. वी लिव्ह इन our minds, right? Yes, that's our permanent residence. And there are no constraints of square feet there. आपल्या माइंडमध्ये स्क्वेअर फीटच्या लिमिटेशन्स आहेत का? नाही आहे. There are no constraints of square feet there. It's a vast space of unlimited area. है ना, माइंड कसं आहे? वास्ट स्पेस आहे, त्याला काही लिमिटच नाही आहे. No matter how well organized your rooms, your balconies, your garages and verandas are, life is good only when things are sorted out there. Where? In your mind. Okay? तर तुम्ही तुमचं घर खूप साफ ठेवाल. महिलांनाही फार हे असतं की बाबा सगळं माझं घरच खूप साफ होतोय, बाईने आली तर झाडू पोछा कर. वाईट नाही आहे, वाईट नाही आहे गोष्ट, पण प्रायोरिटी काय असली पाहिजे? पहिलं माइंड साफ करा, ओके. सो की तुम्ही बाल्कनीज, रूम्स, गॅरेजेस, वरांडाज हे साफ जरी का असलं, पण तुमचं माइंड समजा खराब असलं, इज दिस द रिअल वन? बट आय विल स्पीक जस्ट 5 minutes and come. Okay, so life is good only when verandas are sorted, only when things are sorted in the mind, and that's where we keep things messy. कुठे आपण कचरा करून ठेवतो, मेसी करून ठेवतो गोष्टी? आपल्या माइंडमध्ये. Regrets piling up in one corner. Regrets piling up in one corner. Expectations stuffed in a closet. Secrets under the carpet. Worries littered everywhere. Comparisons split on the table. Complexes leaking from the old bottle. And grudges stinking in a box. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, आपल्या एक्सपेक्टेशन्स आहे, आपल्या सिक्रेट्स आहेत, आपल्या वरीज आहेत, आपल्या कंपॅरिझन्स आहे, कुठे असतात? माइंडमध्ये. असं कुठतरी लपवून ठेवलेलं आहे, कुठतरी न सांगितलेलं आहे, कुठतरी कपाटात टाकलेले आहे. दिस इज द रिअल होम, ना. सो बी वेअर, बी अवेअर. फॉर दिस रिअल होम ऑफ युअर्स यू कांट आउटसोर्स द हाऊसकीपिंग. ह्या माइंड मधल्या ज्या कचरा ठेवला इकडं तिकडं त्याला आउटसोर्स करून साफ करू शकतो का? नाही करू शकत. ते काम आपल्याला स्वतःच करायला लागतं. यू गॉट टू डू इट युअरसेल्फ. Good morning, everyone, and Jai Bhim. It is my honor to introduce the Dr. Sangapali Aruna, a dedicated social leader and change maker. She is the founder and the executive director of the Project Mukti, where since 2016 she has been working for the empowerment of Dalit, Bahujan, Adivasi and other marginalized communities, focusing on education, leadership and dignity. She has a strong academic background and linguistic with an MPhil and PhD in progress from Jawaharlal Nehru University, along with an MBA in marketing. Madam has worked as a digital security trainer and NLP trainer, and has also contributed as a visual documentarian and the social media campaigner. She has led
important companion like Dalit Women Fight, Dalit History Month, raising awareness at a national and international level. She has spoken at a major platform, including a global conferences and university, and has received awards such as the Savitribai Phule International Activist Award. She is known for her commitment, leadership, and passion for the social justice. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcome Dr. Sangapali Aruna. Now stage is hand over to the Dr. Sangapali Aruna madam. बहुत सारी बातें हुई हैं मेरे से पहले जो महिलाओं के रोल को लेके, महिलाओं का जो संघर्ष रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लेके। तो मेरा जो जर्नी रहा है, बेसिकली कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आप बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, तो यहाँ बुद्धिज़्म, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। एंड आंध्रा तक पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग गया, फिर भी बहुत समय, मतलब अभी तक तो मैं बोलूँगी कि कई सालों से है बुद्धिज़्म और अम्बेडकरिज्म वहाँ पर। द वे दैट आई वॉज इंट्रोड्यूस टू धम्मा वॉज थ्रू माई पेरेंट्स। मेरे पापा मम्मी गांव से जब वाइजैक, जो विशाखापट्टनम इज़ अ सिटी, एक्चुअली बिग सिटी, आए थे, तो उनकी एक छोटी सी पहल थी, वो थी कि जितने भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे हमारे गांव के आसपास के गांव में, उन सबको लाके हमारी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो मोस्टली कच्चे घर का था, वहाँ पर कम से कम 20-25 लोगों के साथ हम पले बड़े हैं। तो व्हाट आई सॉ इज़ कम्युनिटी, nurturing and growth, and that was the stepping stones for my Dhamma learnings. And आगे चलते चलते बुद्धिज़्म का जो मायने है ना, वो बहुत ही इंट्रीगिंग है, मतलब बहुत ही क्या बोलते, इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि बुद्धिज़्म का जो पंचशील है या अष्टशील मार्ग बोल रहे हैं, वो सब हम नहीं पढ़े थे पहले। बट वॉट रियली अट्रैक्टेड अस वॉज, हम सब एक दलित बस्ती में रहते थे। तो दलित बस्तियों में क्या होता है कि यू आर सेग्रीगेटेड, कंप्लीटली सेग्रीगेटेड, और आपकी तरफ कुआं अलग होता है, आप अलग स्कूल्स जाते हैं, आप किसी और के स्ट्रीट में नहीं जाते। तो ये सब कुछ देखने के बावजूद देयर वॉज अ प्राइड, जब मैं अपने आप को बुद्धिस्ट हूँ बोलने के लिए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आई वॉज द ओनली बुद्धिस्ट गर्ल। तो जब वो बोलते थे हम लोग, क्योंकि ह्यूमिलिएशन तो होता ही रहता था, कास्टिज्म होता रहता था, डिस्क्रिमिनेशन होता रहता था, बट द मोमेंट आई वुड से आई एम अ बुद्धिस्ट, आई वुड ऑलवेज फील अ काइंड ऑफ पावर, डिग्निटी, और एक एक्साइटमेंट की व्हाट इज़ दिस बुद्धिज़्म, आई वांट टू लर्न मोर। तो इसी एक सवाल से और एक जिज्ञासा से आई स्टार्टेड अटेंडिंग अ लॉट ऑफ रिट्रीट्स एंड started meeting folks from other states, क्योंकि हमारे स्टेट में है बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं बुद्धिज़्म के लिए, तो और बाबा साहब के लिए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्पेसेस में भी देर आर स्टडीज़। बट somehow I felt that the real learning happened when I came to Maharashtra. I mean, ये मैं बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बट महाराष्ट्र में जब मैंने कदम रखा, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को पहचानने के लिए मुझे मिला। जब हम आंध्रा में थे, वी ओनली न्यू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वी ओनली न्यू रमाई, बट व्हेन वी केम टू महाराष्ट्र, वी केम टू नो अबाउट फुलेस एंड अ लॉट ऑफ अदर एंटी-कास्ट लीडर्स, जिनके रास्ते पे चलने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, बट लोग जिनसे मैं मिली थी, वो मुझे लगा था कि दे वर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द धम्मा, they were also practicing the anti-caste movement in such a way that I felt proud, especially the women that I was connecting with in Mumbai, Nagpur and Aurangabad. ये 3 जगह से मैं बहुत सारी महिलाओं से धम्ममित्र, धम्मचारिणी और उपासिकाओं से मिली थी, रिट्रीट्स किया था। एंड जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहती हूँ, दैट वाज इन 2003, मुझे याद है,
मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि आई वांट टू फॉलो बुद्धिज़्म बिकॉज समहाउ समवेयर मुझे लगा था कि बुद्धिज़्म इनहेरिटेड नहीं होता है, मतलब माता पिता से नहीं आता है। हमें अपना रास्ता चुनना पड़ता है, हमें एक्चुअल पाथ क्या है जानना पड़ता है, एंड तब अगर हम रेडी हैं तो वो हम चल सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि अगर आप बुद्धिज़्म लेना चाहते हैं तो इसलिए मत लो कि हम फॉलो करते हैं, नॉट बिकॉज वी डू इट। क्योंकि उनका एक ही पाथ था कि कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के लिए उनको बुद्धिज़्म बहुत सहायता मिला उनको, बट मेरे लिए शायद कुछ और हो सकता है। बट आई वेंट एंड स्टडीड अ लॉट एंड मेट अ लॉट ऑफ मेंटर्स, एंड 2006 में पहली बार मैंने अपने 22 वाव्स लिए थे। बट ड्यूरिंग दैट इवेंट एज वेल, मुझे याद है 50 लोग लिए थे 22 वाव्स एंड बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया, उसमें से मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब पुरुष थे। उस टाइम पे मुझे लगा कि महिलाओं को एक ऑटोनॉमी की बहुत ज़रूरत है, अपनी आवाज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ पे गई थी ये सोच के कि ये मेरी आवाज़ है, मुझे बुला रहा है, दिस इज़ माई कॉलिंग। अगर मैं सोचती कि बाकी 49 लोग मर्द हैं, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो आई वुड नॉट बी स्टैंडिंग हियर। बट उस पल में मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। No matter what people think, no matter where the path will take me, I want to take these 22 vows, breaking all the Brahminical scriptures, breaking all the Brahminical practices. I vowed to start my Buddhist practice there. तो ये होता है कि हम उसके बाद सर्च में रह गए रहते हैं। मेरा सर्च बहुत लंबा रहा है। I was searching for spaces जहाँ पर हमारे पेन और एंगर को एक स्पेस मिल पाए, एक ऐसी जगह जहाँ पर हम शेयर कर पाएँ विदाउट बीइंग जज्ड, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटीज़ जिसको बहुत ज़्यादा स्टिग्मा कैरी करना पड़ता है, बीइंग अ दलित, बीइंग अ वुमन, बीइंग ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ क्लास वेयर आपके पास शायद 2 कपड़े होते हैं सिर्फ, तो आपके कपड़ों के ऊपर कमेंट चलता है, आपकी भाषा के ऊपर कमेंट चलता है। तो यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ स्पेस वेयर यू फील लाइक यू वांट टू सिट एंड थिंक ऑफ नथिंग एल्स बट योर ओन सेल्फ, शेयरिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स, राइट। तो वो स्पेसेस को ढूंढते हो, स्पेशली लेड बाय विमेन, जेंडर नॉन बाइनरी और अदर जेंडर माइनॉरिटीज़, बट वो जगह मिली नहीं थी, बहुत बहुत कम थी। फिर भी आई वुड से दैट आई वॉज क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज थी कि मुझे एक सेंटर में मिला था मौका कि मैं वहाँ पे हर संडे को जाऊँ। वी यूज़ टू डू रिट्रीट, हम बुद्ध वंदना करते थे और वहाँ पे एक मेंटर आते थे, वो हमको पढ़ाते थे, बताते थे बहुत सारी चीज़ें, एंड वी यूज़ टू ईट, वी यूज़ टू कुक, और हमारी कम्युनिटी डेवलप हो रही थी। बट कहीं ना कहीं एक कमी थी, कहीं ना कहीं एक कमी जो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट दैट कमी वाज, बिकॉज एवरी टाइम आई वॉज गोइंग टू मीट फोक्स, एक जो होता है ना फेमिनिज्म, आज बहुत बार बोले हैं फेमिनिज्म के ऊपर, पता नहीं कहाँ से एक बहुत बुरा नेगेटिव इम्प्रेशन है लोगों के अंदर। आई डोंट नो व्हाट द डेफिनेशन पीपल थिंक अबाउट फेमिनिज्म, बट मेरे लिए फेमिनिज्म ये है कि हम आज जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये पूरा विमेंस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए हम खड़े हैं। बट यही एक रेगुलर कॉन्फ्रेंस में इफ़ women and men together sit here, take leadership and participate equally, that is what feminism is for me. क्योंकि आज भी जितने भी मंच पे मैं जाती हूँ वहाँ पर हर पैनल में सिर्फ मर्द ही मर्द दिखते हैं। One panel will be on women empowerment and then the panel is completely of women. There is still a path that we need to think about where एक दिन हम इसी मंच पे सारे पुरुष और सारे महिलाओं को एक साथ देख सकें। वो है मेरा सपना। वो सपना जब होगा, जैसे कैमरा पर्सन, आई फील लाइक 2010 में पहली बार जब मैं कैमरा लेके भागती थी, लोग मुझे देख के हैरान होते थे। मैं साड़ी हो, पैंट शर्ट हो या कुर्ता पजामा हो, भाग भाग के मैं कैप्चर करती थी, क्योंकि हमारी कहानियाँ कोई नहीं बताते थे। हमारी कहानियाँ बताना बहुत ज़रूरी था। तो वो कहानियाँ बताने के लिए मुझे कैमरा लेके भागना पड़ा, क्योंकि कोई और नहीं था वहाँ पर। कितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, कितने भी, इवन हमारे पास तो स्मार्टफोन का ज़रिया नहीं था।
How can we even capture something and write it in mainstream? So these are some of the spaces that I continually started understanding कि there is a lack of it and started developing it. तो जितना भी वैक्यूम मुझे नज़र आया वो मुझे JNU जाने के बाद थोड़ा बहुत लगा कि मिल रहा है वो स्पेसेस, बहुत अच्छे स्पेसेस. मेरे साथी हैं यहाँ पर थोड़े JNU के जो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हुए हैं. UDSF जो यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम है, बापसा जो बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, हम सब लोगों ने मिलके बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए. Firstly, I want to thank for the invitation to participate in the inaugural session of the International Conference on Buddhism and Making of the Women's Agency from Buddha to Present. This is the first kind of an event which has been organized, and I think it is just a beginning. It will continue, grow and expand beyond Buddhist women and also beyond the geographical boundaries. And I just take it as a first step in decision. Nagpur is a place, Diksha Bhumi is a place where Baba Saheb took masses on the path of enlightenment. It was the start of Dalit Buddhist movement, and it is perhaps the most strategic step of Baba Saheb. In my opinion, I always said की बाबासाहेबांनी दीक्षा घेणं ही माझ्या दृष्टीने राजकीयपेक्षा सुद्धा सगळ्यात खूप महत्त्वाचं त्यांचं राजकीय विधान होतं, ज्यांनी या महाराष्ट्राला आणि देशाला एक संपूर्ण वेगळी दिशा दिली. तथागतांनी जी सुरुवात केली होती, भिक्खुनी संघ सुरुवात करून, आणि स्त्रियासुद्धा एका अर्थाने निर्वाणापर्यंत पोचू शकतात हे त्यांनी मांडलं, स्वीकारलं. त्यांच्या भिक्खू संघातल्या अनेकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना त्यांनी अतिशय तर्कशुद्ध पद्धतीने खोडून काढलं. आणि हा जो सगळा तथागतांचा महिलांच्या बुद्धिमत्तेवरचा विश्वास होता तो थेरी गाथेच्या रूपातनं आपल्याला सातत्याने दिसतो, जो आपल्यासाठी आजही एक रेफरन्स पॉईंट म्हणून आहे. वी हॅव टू कॅरी द लिगसी फ्रॉम हिअर. कुठेतरी करत असताना गौतम बुद्धांनी आपल्या सगळ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला की स्त्रिया आज महिला काय उपस्थित करू शकतात, आणि एनलाइटमेंटसाठी, निर्वाणासाठी तुमचा जन्म कुठे झाला आहे, तुमचा लिंगभाव काय आहे, तुमची जात काय आहे, या कशाचाही मुद्दा न येता त्या एका मार्गावरती चालणं, आणि केवळ त्या मार्गावर चालणं नाही तर संपूर्ण समाजाला एका सम्यक मार्गावरती नेण्याची दिशा असल्याने दाखवली. आणि मला असं वाटतं की आज आपण ही इथे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स करत असताना तथागतांनी जो मार्ग दाखवला, तथागतांनी जो इतिहास घडवला, आणि तो पुढे जाऊन डॉक्टर बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये महिलांना काहीही करण्याची ताकद आणि शक्यता महिलांमध्ये आहे. आज मला असं वाटतं की आजच्या विचारमंचावरती उपस्थित असलेल्या, धम्मपीठावरती असलेल्या सगळ्या माझ्या सहकारी मैत्रिणींनी ते दाखवून दिलेलं आहे की ज्या ज्या व्यवसायामध्ये जातात त्या त्या व्यवसायामध्ये ते अत्यंत वरचं टोक गाठू शकतात. पण ही शक्यता निर्माण झाली ती भारताच्या संविधानामुळे झाली. त्यामुळे एका अर्थाने आज आपण इथे या सभागृहामध्ये असलेले सगळेच जण ती लिगसी घेऊन पुढे आलेलो आहोत. तो वैचारिक वारसा, ती सुरक्षितता, हवे ती विकास करण्याची स्वतःच्या म्हणजे मानसिक विकास असेल, बौद्धिक विकास असेल, रूढार्थाने लौकिक मिळवण्याचा भाग असेल, ह्या सगळ्याच्याकडे जाण्याची शक्यता ही निर्माण करून दिली, संरक्षण झाली, ती संविधानाने झाली. आणि त्याचमुळे आज या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सच्या टप्प्यावरती 2026 साली आपण जमत असताना कुठेतरी इथून पुढे काय हा प्रश्न मुद्दाम उपस्थित करावासा वाटतो. माझ्या ओळखीतला एक छोटासा भाग फक्त मी राहिलेला सांगते. मी जवळजवळ 37 वर्ष समाजकार्य महाविद्यालयामध्ये शिकवलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे कुठेतरी तथागतांनी आणि संविधानांनी दिलेली मूल्य घेऊन ह्या देशातल्या महात्मा फुले असतील, ज्योतिबा फुले असतील, संत कबीर असतील, अण्णाभाऊ साठे असतील, या सगळ्या चळवळीतल्या लोकांनी, महामानवांनी जी आपल्याला मूल्य दिली, जो संघर्ष केला, जो मूल्यांच्या आधारित कृतीचा एक आदर्श आपल्या पुढे काढून गेला, तो घेऊन आपण समाजामध्ये काय कृती केली पाहिजे ह्या दिशेने माझा विचार हा सातत्याने जास्ती चालू असतो. आणि त्याच्याचमुळे कुठेतरी आपण
धम्मातनं जी काही सगळं तत्त्वज्ञान अंगीकारतो, समजतो, उमजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. कारण मला असं वाटतं की तथागतांचं सगळं तत्त्वज्ञान आत्मसात करायला एक जन्म पण पुरेसा नाही आहे. पण आपण सगळेच जण त्या मार्गावर आपल्या काही ना काहीतरी कुवतीनुसार एक सातत्याने करत असतो. पण ते करत असताना आपण समाजामध्ये नक्की काय चाललं आहे, समाजामध्ये आत्ता काय घडतं आहे आणि त्याच्यावरती आपली भूमिका काय आहे, इथपर्यंत आपल्याला जाऊन पोचण्याची त्याच्यामध्ये गरज आहे. मी मुद्दाम 2026चा उल्लेख आत्ता केला कारण 2026मध्ये अशा काही घटना आत्ता आपल्यासमोर घडत आहेत की ज्याच्यामध्ये खूप चिंतेची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि आपण एक सामूहिक पातळीवरती काय निर्णय घेणार आणि काय कृती करणार ह्याचासुद्धा विचार कुठेतरी या निमित्ताने सुरू होण्याची गरज आहे. The people who are not from Maharashtra may not know or may have heard. Recently, a new bill was introduced in March and it was passed in Maharashtra Legislative Assembly, and that was about the Maharashtra Freedom of Religion Bill. Even though the title of the bill is Maharashtra Freedom of Religion Bill, actually it is a punitive bill where a punishment of fine and imprisonment is levied upon a person who changes and embraces other religion. धर्मांतराला प्रतिबंध करणारा हा कायदा आहे. त्याचं जरी धार्मिक स्वातंत्र्याचं बिल या अर्थाने ते बिल इंट्रोड्यूस झालेलं असलं विधानसभेमध्ये, तरी त्या सगळ्या बिलाचा अभ्यास केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये कुठेतरी माणसाला धर्म बदलण्याला प्रतिबंध हाच त्या बिलाचा आशय आहे. कारण त्याच्यामध्ये फाईन जसा आहे तसंच त्याच्याबरोबर 7 वर्षापर्यंत जेलची शिक्षासुद्धा त्याच्यामध्ये दिलेली आहे. आता हे बिल कुठून आलं, हे का आलं, ह्याच्या मागची मानसिकता तयार करत असताना वेन एनी बिल इज इंट्रोड्यूस समवेअर गव्हर्मेंट अँड द रुलिंग पार्टी अँड द रुलिंग फिलॉसॉफी हॅज टू क्रिएट अ सायकॉलॉजी ऑफ ॲक्सेप्टन्स. लोकांची मानसिकता घडवावी लागते की अशा प्रकारच्या बिलाची कुठेतरी आवश्यकता आहे आणि ह्या बिलाची आवश्यकता घडवण्याचं काम मानसिक पातळीवरती, ज्याला मी मास हिप्नॉसिझम म्हणते, ते काम गेली 10, 15, 20 वर्ष सातत्याने चालू आहे. अनफाउंडेड हिंदू नॅशनलाइज कॉन्स्पिरन्सी थिअरी, ज्याला काहीही बेस नाही. भारतात हिंदू खतरे में है या एका घोषणाखाली मोठ्या प्रमाणावरती जबरदस्तींनी हिंदूंचं मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन धर्मामध्ये धर्मांतरण केलं जातं. ही इथे भीती निर्माण केली गेली, ती अवास्तव भीती निर्माण केली गेली आणि ती एका भीतीची मानसिकता निर्माण झाली की एका बाजूला आपलं संविधान हे आपल्याला धार्मिक स्वातंत्र्य देतं, निर्णयाचं स्वातंत्र्य देतं आणि दुसऱ्या बाजूला तोच जर तुम्ही ज्या धर्मामध्ये जन्माला आलात तो धर्म सोडून तुम्ही दुसरीकडे जायचं ठरवलं तर त्याला शिक्षा करतं. अशा पद्धतीचं बिल जेव्हा येतं तेव्हा एक इंटलेक्च्युअल बुद्धिस्ट कम्युनिटी म्हणून आपली काय प्रतिक्रिया असते, आपली काय भूमिका असते. इट इज रिअली वी नीड टू आस्क दॅट बिकॉज आय वॉज गोईंग थ्रू some kind of a statistics. The statistic is not available because it is not recorded anywhere. But if you go through the news, if you go through the various news in last 20, 30, 40 years, conversion from Hinduism is not happening in Muslims or Christianity, it is happening in Buddhism. खूप मोठ्या प्रमाणावरती ज्यांना मानवतावाद कळला आहे, ज्यांना तथागताचं तत्त्वज्ञान कळलं आहे, ज्यांना डॉक्टर बाबासाहेब उमजले आहेत आणि ज्यांना डॉक्टर बाबासाहेबांच्या संविधानामध्येच स्वतःची सुरक्षितता, स्वतःचा विकास आणि स्वतःचं एक उन्नतीकरण दिसतं, अशी अनेक लोक आयदर व्यक्तिगत पातळीवरती किंवा एक छोटे छोटे समूह म्हणून बौद्ध धम्म स्वीकारत आहेत. आणि तो धम्म स्वीकारत असताना आपण एक नवे मानवी प्रतिष्ठेकडे नेणारा, समतेकडे नेणारा, अन्यायाविरुद्ध लढणारा आणि मुक्तीकडे नेणारा, म्हणजे मुक्तिपथे कोणता हे जेव्हा आपण म्हणत असतो तेव्हा सगळ्या तमाम मानवजातीला मुक्तीचा मार्ग दाखवणारा हा धम्म आहे. हे लक्षात घेऊन आज मोठ्या प्रमाणावरती वेगवेगळ्या समाजातली लोक, म्हणजे आय रिअली वॉन्ट टू थँक हर फॉर मेन्शनिंग दॅट वी नीड टू रिअली टेक अलॉंग ऑल द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज विथ अस. ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग शाहीन बाग.
Just before the COVID, when CA NRC Act was introduced, Shaheen Bagh was the place of protest by the Muslim women, where they were protesting against that act. And they were sitting with the copy of the Constitution in hand. They were sitting with the photo of Dr. Babasaheb Ambedkar in our hand. So when you see that, when you see many of कम्युनिटीज फ्रॉम वंचित समूह, स्पेशली फ्रॉम जिसको हम घुमंती समाज बोलते हैं, मराठीमध्ये ज्याला आपण भटके विमुक्त समाज म्हणतो, आज यू टेक इट फ्रॉम राजस्थान, यू टेक इट बिहार, यू टेक इट उत्तर प्रदेश, यू टेक इट महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडू, कर्नाटका, लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम घुमंतू समाज, फ्रॉम ट्रायबल कम्युनिटीज अँड फ्रॉम अदर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज आर एम्ब्रेसिंग बुद्धिझम. Why? Because that is what something which is helping them to break away from the shackles which Hinduism imposes on them. And when such act is being passed in Maharashtra, which is considered to be a place of Dr. Babasaheb Ambedkar, Jyotiba Phule, Savitribai Phule, Anna Bhau Sate, and many progressive movements, and there is no voice raised by the collective community. खूपदा अशा काही घटना घडल्या की आपण अस्वस्थ होतो. मला नाही वाटत या आजच्या सभागृहामध्ये एकही व्यक्ती अशी असेल की ह्या बिलामुळे ती अस्वस्थ झालेली नाही आहे. निश्चित ती अस्वस्थता आहे, पण त्या अस्वस्थतेची अभिव्यक्ती सामूहिक पद्धतीने कुठेतरी पुढे येण्याची गरज आहे. खूप वेळेला आपली नाराजी, आपली भीती ही आपण व्हॉट्सअपपुरती मर्यादित ठेवतो, आपल्या छोट्या वर्तुळामध्ये मर्यादित ठेवतो आणि आपला ह्याच्या घटनांबद्दलच्या नाराजगीचा आवाज पब्लिकली उठत नाही. ह्याच्याबद्दल कुठेतरी मला असं वाटतं की ऑल ऑफ अस नीड टू थिंक अबाउट इट वेन वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्युचर ऑफ कलेक्टिव्हायझेशन ऑफ बुद्धिस्ट विमेन. Share a few words about Buddhism and how Buddhism has met women in the West and how this. बौद्ध धर्म और नारीवाद एक वैचारिक विश्लेषण. बौद्ध धर्म के विषय में विशेषकर पाश्चात्य जगत में इसके और महिलाओं के अंतर संबंधों तथा हमारी साधना पद्धति पर इसके प्रभाव पर विचार साझा करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ. एक अर्थ में बौद्ध धर्म और नारीवाद फेमिनिज्म का विकास एक प्रकार के सृजनात्मक तनाव, क्रिएटिव टेंशन के मध्य साथ साथ हुआ है, जहाँ इन दोनों धाराओं ने कभी एक दूसरे के सहयोगियों के रूप में तो कभी मुखर आलोचकों के रूप में परस्पर प्रभावित किया है. स्वयं के और समकालीन तथा युवा पीढ़ी के अनेक महिलाओं के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि पाश्चात्य नारीवाद बौद्ध धर्म की ओर अनात्म के सिद्धांत के कारण आकर्षित हुई है. अर्थात वो शिक्षा जो ये प्रतिपादित करती है कि स्व, सेल्फ का कोई पृथक या स्थिर अस्तित्व नहीं है. बौद्ध धर्म कठोर लैंगिक पहचानों की अवधारणा को खंडित करता है. पाश्चात्य और पूर्वी बौद्ध इतिहास के संदर्भ में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्व को अनित्य सत्ता माना जाए और स्त्री पुरुष के भेद को प्रारब्ध या नियति, डेस्टिनी से जोड़कर न देखा जाए. ये भेद केवल परिस्थितियों, वृत्तांतों, मानसिक प्रवृत्तियों और सामाजिक वैचारिक संरचनाओं, कंस्ट्रक्ट्स तक सीमित है. विशेषकर वर्तमान में उभरती हुई नॉन बाइनरी चेतना के संदर्भ में ये और भी प्रासंगिक हो जाता है. एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि सजगता, माइंडफुलनेस और अंतर्दृष्टि, इंसाइट के अभ्यासकों ने महिलाओं को प्रत्यक्ष अधिकारिता, डायरेक्ट अथॉरिटी प्रदान की है. यह अधिकार उन्हें किसी पुरुष प्रधान पदानुक्रम, हेरार्की की अनुमति या औपचारिक दीक्षा से नहीं, बल्कि स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त हुआ है. ये समझना अनिवार्य है, जो कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म से भिन्न है, कि महिलाएं और नॉन बाइनरी व्यक्ति भी बुद्धत्व या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में समान रूप से सक्षम है. पाश्चात्य जगत में बौद्ध धर्म के आगमन के साथ महिलाओं के स्वर, उनके शरीर और उनके जीवन के अनुभव बौद्ध धर्म की अभिव्यक्ति के केंद्र में आ गए हैं. नारीवादी दृष्टिकोण से देखें तो इसने यह भी उजागर किया है कि एशियाई बौद्ध संस्थान किसी सीमा तक पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कियल ढांचों के बोझ तले दबे रहे हैं.
धर्म में निहित पितृसत्ता के कारण शून्यता और अनात्म की शिक्षा देने वाली वंशावलियों ने भी महिलाओं को पूर्ण दीक्षा से वंचित रखा। भिक्षुणियों के शोषण के उपेक्षा की और स्त्री के आत्मविलोपन सेल्फ इरेजर को करुणा के रूप में महिमा मंडित किया। अतः हमारे समक्ष कुछ मौलिक प्रश्न उठते हैं। किसका दुख केंद्र में रखा जाता है और उपदेश देने का अधिकार किसे प्राप्त है? इन प्रश्नों के पाश्चात्य संघों को नैतिकता, एथिक्स, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, शक्ति गतिकी, पावर डायनामिक्स के विश्लेषण और ट्रॉमा के प्रति संवेदनशीलता की ओर प्रेरित किया है। नारीवाद ने केवल बौद्ध धर्म में महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ाई है, बल्कि पाश्चात्य जगत में इसकी साधना और शिक्षण पद्धति को ही परिवर्तित कर दिया है, जिसका प्रभाव संभवतः अब पूर्वी देशों में पड़ रहा है। अब संबंधों, रिलेशनलिटी, देहबोध, एम्बॉडीमेंट, सेवा, परिवार, मनोविज्ञान, लोकतंत्र और हमारे जीवन अनुभवों की महत्ता पर अधिक बल दिया जा रहा है। पश्चिम में बौद्ध धर्म की अभिव्यक्ति में अब सत्ता, सहमति दैट इज कंसेंट, क्षति और क्षतिपूर्ति दैट इज रिपेयर जैसे विषयों पर गहन ध्यान दिया जा रहा है। अब एकाकी वीरतापूर्ण साधना के स्थान पर थिच नाथ हन, मेरे ख्याल से तिक नाथ हन और बर्नी ग्लासमैन जैसे विचारकों द्वारा प्रतिपादित अन्योन्याश्रय दैट इज इंटरडिपेंडेंस और सामुदायिक जवाबदेही दैट इज संघ अकाउंटेबिलिटी के विजन को महत्व दिया जा रहा है। पाश्चात्य नारीवाद बौद्ध दृष्टिकोण धर्म को उसके ही मूल निहितार्थ स्मरण करा रहा है कि स्व पृथक नहीं है, मुक्ति व्यक्तिगत नहीं हो सकती और दुख सार्वभौमिक है। यदि दुख सार्वभौमिक है तो क्या लैंगिक आधार पर होने वाला दुख किसी अन्य विषय का हो सकता है? मेरा मानना है कि हमें उन सशक्त महिलाओं के अनुभवों से बहुत कुछ सीखना है जिन्होंने आधी सदी तक साधना की है, जैसा कि पेमा चौड्रैन और मेरे जैसे अन्य साधकों के संदर्भ में है। मैं इस सम्मेलन के आयोजन हेतु अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आज न केवल पाश्चात्य महिलाओं के स्वर बल्कि संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का पालन करने वाली महिलाओं की आवाज़ को मुखरित करना अनिवार्य है। धन्यवाद। Let me take this opportunity to thank our speakers. And I am really thankful that the further session is carried by me, where my elder sisters, respected sisters, have already put the stage on fire. So let me do my job now. आज का यह दिन अत्यंत गौरवशाली है क्योंकि हम यहाँ उन महिलाओं के संघर्ष, साधना और करुणा का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने बुद्ध धम्म को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाया है। मैत्री और प्रज्ञा की इस पावन भूमि पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम इस सम्मान समारोह के माध्यम से हम उन प्रेरणा स्रोतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। अब मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगी और क्या हमारे श्रोतागण भांप पाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अगर भांप पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पढ़ के सुनाऊंगी। निडर पत्रकारिता, निष्पक्ष है तुम्हारी वाणी, लिख रही हो तुम संघर्षों की नई कहानी। शोषितों की पीड़ा को तुमने स्वर दिया है, संविधान के मूल्यों को घर घर पहुंचाया है। पहचानिए कौन है? प्रधानाचार्य संध्या राजुरकर, निवासी संपादक बहुजन सौरभ, नागपुर। आपने अपने जीवन में बुद्ध की शरण में जाकर विश्व प्रज्ञा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अपनाकर पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। आपकी चिकित्सक बुद्धि, कुशल कार्य प्रणाली, बेखौफ तथा मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता भारतीय समाज को अलग दिशा देती रही है। आपका बहुजन सौरभ वृत्तपत्र के संपादक के रूप में सामाजिक विषयों पर सटीक चिंतन हमारी धरोहर बन चुकी है तथा हम सभी महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाली है। आपकी प्रबुद्ध लेखनी भारतीय संविधान में
अधिमूल्यित मूल्यों को समाज में प्रसारित करने में हमेशा कामयाब रही है। उत्पीड़ित शोषित बहुजन समाज की समस्याओं को उजागर करने हेतु आप सफल उद्यमी रही है। महिला उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता तथा योगदान हमें लुभाने वाली एवं प्रेरणादायी रही है। आपकी नवप्रवर्तक लेखनी, सामाजिक चिंतन, निडर पत्रकारिता तथा नारी कल्याण के क्षेत्र में कुशल योगदान के लिए आपकी दीर्घायुष की कामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महिला परिषद में शाक्यदिता सम्मान प्रदान किया जाता है। मैं मिसेस नम्रता मेश्राम जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेज पर। इसका कारण यह है कि जब हम we were asking for donations from everyone because this conference is solely on the donations given by our generous donors. Mrs. Namrata Meshram, who is a founder, president of Samyak Medical Foundation, she voluntarily agreed to present 10,000 rupees to all the Sanmaniya Vyakti, and I would like Mrs. Namrata to kindly present this check of rupees 10,000 to our guests. तुम साक्यदिता हो, तुम ही आधुनिक धम्म क्रांति, तुम्हारे शब्दों में बसी है बुद्ध की असीम शांति। नागपुर की धरा से गूंजता तुम्हारा यह सम्मान, बहुजन समाज का गौरव हो, भारत की हो तुम शान। I am talking about Vimaltai Aare. I request Vimaltai Aare to kindly come on the stage. धम्म सेनानी भदंत मेधंकर जी को अपनी गुर्दा दान देकर प्राण रक्षा करने वाली कामठी की मेधावी सुकन्या आयुष्यमती विमलताई आड़े। आपको समाज सेवा एवं धर्म आस्था का परिचय बालगुटी के रूप में परिवार से ही मिला है। आर्थिक दारिद्र्यता का सामना आपने सक्षम विचारों और बुलंद हौसलों से कर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर कामयाब अध्यापक बनी। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान तथा डॉक्टर भदंत मेधंकर जी के प्रभाव में आकर उनके द्वारा स्थापित राहुल बाल सदन की मुख्य प्रवर्तक बन गई। समाज के प्रति अपने दायित्व हेतु आपने अभी तक 100 से अधिक बच्चों का जीवन पुनर्निर्माण किया है। दर्जन से अधिक यतीम और लड़के लड़कियों की शादियां रचाई हैं। बुद्ध दर्शन में लीन होकर आपने बुद्ध भूमि निर्माण में बड़ा सफल योगदान दिया है। आपके कुशल कर्म के फलस्वरूप 1985 में बुद्ध भूमि प्रकाशक एवं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान बुक डेपो का निर्माण अपने कर कमलों से किया है। आपकी सेवा कार्य समर्पण के कृतज्ञता हेतु आपको डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान पुरस्कार और अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार महिला व बाल कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य द्वारा नवाजा गया है। आपका जीवन हम आधुनिक महिलाओं को उमंगित करने वाला है, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महिला परिषद में आपको साक्यदिता सम्मान पुरस्कार देकर आपकी दीर्घायु की अभिलाषाओं के साथ हम यह सम्मान आपको अर्पित करते हैं। विद्या की प्रखर ज्योति, करुणा का बहता सागर, तुमने सवारा है जीवन सेवा की गागर भर भर कर। अत्तदीप भव का मंत्र जीवन में उतारा है, वंचितों की अंधेरी राहों को तुमने ही सवारा है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सविता बेदरकर जी। लेट अस वेलकम हर टू द स्टेज। समाज कार्य, शिक्षा एवं शोषित समूह के उत्थान के लिए निरंतरता से कार्य करने वाली विद्या वाचस्पति डॉक्टर सविता बेदरकर, MA, BEd, नेट सेट, PhD, LLB, MA, MSW। आप इस दौर की सबसे कार्यकुशल महिला हैं। आपने जीवन में समाज उत्थान का उच्चतम दायित्व लेकर वंचित समाज के हित में बड़ा योगदान दिया है। मांग गारुडी जैसे शोषित समूहों के आवश्यक दस्तावेज बनाने में उनका सहयोग किया है। उनका जीवन प्रकाशमान बनाने का हर संभव प्रयास किया है। इतना ही नहीं, आपने 100-150 से अधिक बच्चों का दायित्व स्वीकार कर उनकी माता बन गई हैं। आपने निर्धन कुमार कुमारी के विवाह भी संपन्न किए हैं। आपकी निस्वार्थ सेवा भारतीय समाज में मान्यता प्राप्त है। इसी कारणवश आप अनेक सम्मानों से सम्मानित हुई हैं।
आपकी उच्च विद्या, सम्यक सामाजिक चिंतन के कारण आपकी लेखनी 100 से अधिक प्रकाशन योग्य लेख लिखने में कामयाब हुई है। आपका जीवन आधुनिक महिलाओं को हमेशा प्रेरणादायी रहा है। आपको इस कुशल कार्य, सम्यक चिंतन, प्रेरक लेखन तथा समाज के प्रति दायित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महिला परिषद में आपको साक्यदिता के सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। One more thing I want you all to know, that we all have seen this souvenir in our hands, and this design, it has a very special meaning, and we have the designer with us in the audience, and the designer is Ashay Mishram. So I'd like to call him on the stage and to explain all of us what design is this. This is Buddha's head, and on the center of this is a bhikkhuni ka chitra. So what did he felt like designing such a cover design for all of us? Earlier we had a female designer, but somehow she backed out because she had to leave for Sri Lanka, and then Ashay came to our help and he did this design for us. So the thought behind the design was quite simple. It was just that as Sakyadhita is daughters of Buddha, my intent was that Buddha is inside everyone's spirits, and all these women together, they are thinking about Buddha, and that makes Buddha's head and his thoughts. And that is what we should carry forward, as many people said earlier. So that was the intent behind the design. Thank you. Thank you. थैंक यू साची। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, भिक्खुनी विजया मैत्री और भिक्खुनी सुनीति, इस सभागृह में उपस्थित धम्म उपासक और उपासिकाएं, आप सभी का इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद में मैं डॉक्टर जागृति मेश्राम सहर्ष स्वागत करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद के उद्घाटन समारोह का धन्यवाद ज्ञापन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन उससे पहले अत्यंत सुंदर एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति महत्व के कुशल संचालन ने इस उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई है। प्राध्यापक साची, वंदना, संजय जीव ने इनको मैं धम्मपीठ पर आमंत्रित करना चाहूँगी। प्राध्यापक सांची जीव ने, जो एक प्राध्यापक होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की अभिनेत्री, जिन्होंने सिनेमा और नाटकों में विभिन्न किरदार निभाए हैं, उनका एक सिनेमा पैदागर जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ है, और आज के ज़माने के जो नेटफ्लिक्स है उसकी वेब सीरीज़ मर्डर इन कोर्टरूम में अभिनेत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं धम्मपीठ पर विराजमान डॉक्टर पल्लवी दराडे मैडम, प्रोफेसर अंजलि ताई आम्बेडकर और डॉक्टर संघपाली अरुण लोहितकशी से अनुरोध करती हूँ कि प्राध्यापक साची को पंचशील प्रमाण पत्र, स्नेह भरा पौधा और पुस्तक देकर सम्मानित करें। प्रथम रूप से आज के उद्घाटन समारोह के उद्घाटक डॉक्टर पल्लवी दराडे मैडम, जिनकी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या होने के बावजूद हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। आपने हमारे उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई। आपने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। बहुत ही मोटिवेशनल और सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज, और ऑर्गेनाइजेशन टीम का जो एप्रिसिएशन आपने किया, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद आज के मुख्य अतिथि
प्रोफेसर अंजलि ताई अंबेडकर, जो पुणे से इस परिषद के लिए आए हैं और अपने धम्म उपासक उपासिकाओं का मार्गदर्शन उन्होंने किया है। ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो प्रॉब्लम आज फेस किए जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट से जो रूल्स जो अननोइंगली चेंज हो रहे हैं, उनके बारे में हमें रूबरू कराने के लिए प्रोफेसर अंजलि ताई अंजलि ताई अंबेडकर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के विशेष अतिथि डॉक्टर संघपाली अरुण लोहिताक्षी दिल्ली से आए हैं। आपने भी आपका अमूल्य वक्त हमें दिया और हमें बहुत मोटिवेटेड किया, और NLP के बारे में और आप हमें अगर बता पाए और हमें उस बारे में और रूबरू करा पाए तो बहुत हम आपके आभारी होंगे। USA से जिन्होंने अपनी बात हमसे साझा की, रोशी जॉन हॉलीफैक्स, जो एक ज़ेन बुद्धिस्ट टीचर है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धम्मपीठ पर विराजमान अतिथिगणों का परिचय जिन्होंने हमें कराया, ऐसे हमारे सम्माननीय डॉक्टर स्मृति रामटेके मैडम, डॉक्टर उज्ज्वला तांबे मैडम और डॉक्टर माधुरी राउत मैडम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आदरणीय भिक्खु और भिक्खुनी वर्ग जो यहाँ उपस्थित है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।